हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब। और आज मैं आपको फिर से आपके साथ वापस आया हूँ इंग्लिश पेडागोजी की क्वेश्चन नंबर सीरीज़ नंबर 3 के साथ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अब अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कीजिए। अब जैसा कि आपने हमारे पहले वीडियोस को भी देखा होगा, तो मैं उसमें हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी भाषा को सीखने से पहले आप ये समझिए कि हाँ, मतलब भाषा क्या होती है। ठीक है? तो लैंग्वेज इज़ बेसिकली अ ग्रेट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर पीपल। भाषा जो है वो एक बेटर स्किल है एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है? How many forms of language are there? So basically there are three parts of language are there. First one is oral language, second one is written language, and third one is sign language. मतलब फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज तीन तरह की होती है। पहली होती है आपकी मौखिक भाषा, सेकंड होती है आपकी मतलब लिखने की भाषा, और थर्ड होती है आपकी इशारे की भाषा। ठीक है? अब चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, अ टीचर इन क्लास 2 इज़ होल्डिंग अ बिग बुक अप एंड द होल क्लास रीड्स फ्रॉम द सेम बुक. द बुक हैज़ लार्ज फॉन्ट्स, illustration and simple text so that all children can participate in reading. What strategy does the teacher follow? तो इसमें क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि कक्षा 2 के शिक्षक ने एक बड़ी किताब उठा रखी है और पूरी कक्षा उसी किताब से पढ़ती है। पुस्तक में बड़े फोटो, चित्र और सरल पाठ है ताकि सभी बच्चे पढ़ने में भाग ले सकें। शिक्षक किस रणनीति का पालन करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गाइडेड रीडिंग, ऑप्शन बी शेयर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी जिक्सॉ रीडिंग और ऑप्शन डी अलाउड रीडिंग। आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन है। ठीक है? और जिसे भी सही ऑप्शन पता हो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस ऑप्शंस को क्वेश्चन नंबर के साथ पॉइंट आउट करें। ठीक है? चलिए अब समझते हैं कि पहले ये चीज़ें होती क्या है, मतलब गाइडेड रीडिंग क्या होती है। गाइडेड रीडिंग ये होती है जिसमें कि हम सीधे तरीके से पढ़ाते हैं। बेसिकली ये होता है टीचर अगर मान लो किसी को पढ़ा रहा है और वो पढ़ाने के साथ ही चीज़ों को समझाता जा रहा है तो उसे हम गाइडेड रीडिंग कहेंगे। आपका जो ऑप्शन बी है शेयर्ड रीडिंग, शेयर्ड रीडिंग क्या है? सॉरी, एक किताब है जिससे सब पूरी की पूरी क्लास पढ़ रही है, वो आपकी शेयर्ड रीडिंग हो गई। जिक्सो रीडिंग हो गई। जिक्सो रीडिंग जिक्सो में ये हो गया कि चीज़ों को घुमा फिरा करके समझना या फिर एक पहेली की तरह चीज़ों को पढ़ना या समझना। ठीक है? और ऑप्शन डी हो गया आपका अलाउड रीडिंग। अलाउड रीडिंग एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि मान लीजिए कि एक क्लास है और क्लास में किसी बच्चे को कहा जाता है कि आप एक स्टोरी सुनाओ, तो वो क्या करता है कि पूरी क्लास के फ्रंट में जा कर के काफ़ी तेज़ वॉइस में वो स्टोरी को पढ़ता है, तो उसे हम अलाउड रीडिंग कहेंगे। ठीक है? अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है शेयर्ड रीडिंग, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक क्लास में एक टीचर सभी को पढ़ाता है ना, और सबकी किताबें भी सेम ही रहती है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है शेयर्ड रीडिंग, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। और ये कहीं ना कहीं हमारा रिलेट करता है जो हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू जो उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया हुआ है जिसका नाम है निपुण, उसे भी कहीं ना कहीं ये पॉइंट आउट करता है। और
निपुण जो है उसका रेंज जो है वो लगभग आप मान लीजिए प्ले स्कूल में है, जिसका कि उद्देश्य क्या है कि जो छोटा बच्चा है जो क्लास 3 से लेकर के आप 3 साल से लेकर के 9 साल तक के बच्चे के अंदर में पढ़ने, लिखने और छोटी मोटी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने में उसको प्रोफिशिएंट बनाना है, मतलब उसको काबिल बनाना है उस लायक कि वो लिखना, पढ़ना और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कर सके। ये टारगेट है आपका निपुण का। ठीक है, ये बेसिकली ग्रेड 3 होता है। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी। और ये सिर्फ एज 3 से लेकर के एज 9 तक स्टूडेंट्स को पढ़ने, लिखने और हल्की फुल्की कैलकुलेशन करने के लिए प्रमोट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। एजर्शन, एजर्शन मीन्स होता है आपका कथन। ठीक है, तो कथन ये है कि अर्ली लिटरेसी इज़ वॉट चिल्ड्रन नो अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग बिफोर दे रीड एंड राइट। मतलब अर्ली लिटरेसी मतलब जो पढ़ाई से पहले जो हमारा बच्चा होता है वो किस टाइप से समझता है लिखने और पढ़ने को। ठीक है, अब आते हैं इसके रीज़न के ऊपर। रीज़न ये है कि अर्ली लिटरेसी स्टार्ट्स व्हेन अ चाइल्ड लर्न टू रीड एंड राइट एट स्कूल ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। ठीक है, ये बेसिकली एक माध्यम है ECCE। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन ए, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। ठीक है, और आपका जो ऑप्शन बी है वो है both A and R are true and R is not the correct explanation of A। C, A is true but R is false, और ऑप्शन डी है आपका A is false but R is true। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ इसके बारे में क्वेश्चन नंबर के साथ इसके भी आंसर को आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैंने आपको एक मुझसे मिस्टेक ये हो गई कि मैंने आपको कथन तो समझा दिया बट मैंने आपको उसका कारण नहीं समझाया। कारण मैं बता देता हूँ कि जो प्रारंभिक साक्षरता मतलब शिक्षा तब शुरू होती है जब बच्चा बचपन की देखभाल और शिक्षा जिसका कि माध्यम ECCE है उसके दौरान स्कूल में पढ़ना और लिखना सीखता है। ठीक है, तो हम समझते हैं पहले प्रारंभिक शिक्षा होती कैसे है। जैसे प्रारंभिक शिक्षा में होता ये है कि एक वो चीज़ होती है जो हम स्कूल के अंदर जा कर के सीखते हैं। जैसे स्कूल के अंदर गए तो हमें टीचर्स वर्ड बता रहे हैं डायग्राम्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, या फिर हमें स्टोरी राइमिंग या फिर किसी टॉपिक के ऊपर चीज़ें समझा करके वो चीज़ कर रही हैं। और एक चीज़ होती है हमारी जैसे कि जो हम खुद से सीखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे घर में कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अखबार पढ़ रहे हैं तो अखबार कुछ लोग होते हैं जो बोल बोल के पढ़ते हैं तो वो भी सोचता है कि हाँ ये अखबार है, इसमें कुछ लिखा हुआ है या ये लोग पढ़ रहे हैं। या फिर कोई कार्टून है उसमें कोई किताब पढ़ाई जा रही है या कोई पोएम बताई जा रही है तो उससे भी वो चीज़ सीखता है, वो बोलना सीखता है कि हाँ ये है ना। हालांकि उसको उसका पूरा मतलब नहीं समझ में आता बट फिर भी वो ट्राई करता है कि हाँ ये कुछ तो हो रहा है, कुछ तो चल रहा है जिससे कि कुछ सीखना या पढ़ने को समझने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो आपका मैं मानता हूँ आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। मतलब आपका जो कथन है वो तो ठीक है, ठीक है, बट आपका जो कारण है वो आपका रॉन्ग है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं अब। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये कहता है कि द डोमेन डेट इंक्लूड द
कॉम्पिटेंसीज ऑफ वर्ड अवेयरनेस एंड, अब ध्यान दीजिए, कॉम्पिटेंसीज ऑफ वर्ड अवेयरनेस, ठीक है, एंड अवेयरनेस ऑफ साउंड विद इन वर्ड्स एंगेजेस लर्नर मीनिंगफुली व्हाट लैंग्वेज इज़। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं नोट करना चाहूँगा कि कोई भी आंसर आप टिक करने से पहले ना क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। चलिए अब इसका मीनिंग समझते हैं। डोमेन जिसमें शब्द जागरूकता की दक्षताएं शामिल है और शब्दों के भीतर ध्वनि की जागरूकता, देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्वनि की जागरूकता जो शिक्षार्थियों को भाषा के साथ सार्थक रूप से जोड़ती है। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशन किए होंगे तो मैंने उसमें कई बार मेंशन किया है कि अगर बात सुनने से आ रही है, मतलब आपने कोई चीज़ सुनी, किसी भी मीडियम के थ्रू सुनी या कहीं से भी सुनी, अगर आप किसी चीज़ को सुन रहे हैं तो उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको बताया था फ़ोन। आपके पास जो फ़ोन होता है उससे आप क्या करते हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं और उसमें आपको एक दूसरे की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आप फ़ोन समझ गए, तो फ़ोन से मिलता जुलता वर्ड जो इसमें है वो है ऑप्शन बी आपका, फोनोलॉजिकल, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशन किए होंगे तो आपको ये पता होगा और इसको आप करने में सेकंड्स भी नहीं लगाएंगे ऑप्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं इनके ऑप्शंस पर, ठीक है। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, क्योंकि ये साउंड से रिलेट करता है और इसमें साफ साफ पूछा हुआ है अवेयरनेस ऑफ साउंड, ठीक है। बाकी लिटरेसी अवेयरनेस नहीं होगा क्योंकि हम कोई ग्रामर टर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन अवेयरनेस नहीं होगा, स्पोकन अवेयरनेस भी नहीं होगा इसमें। फोनोलॉजिकल होगा क्योंकि साउंड से रिलेट करता है, तो आपका सीधा सीधा ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अ लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज़, ठीक है। एक भाषा विकार जो संचार कौशल को समझने की क्षमता को प्रभावित करता है, ठीक है। इसमें बात हो रही है आपका लैंग्वेज डिसऑर्डर की, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस सीटेट के एग्ज़ाम्स दिए होंगे या आप पढ़ रहे होंगे तो ये काफ़ी कॉमन टर्म्स हैं, ये जो 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं, फिर भी मैं आपके सामने वो ऑप्शंस पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डिसकैलकुलिया, ऑप्शन बी डिस्फेसिया, ऑप्शन सी डिस्पैरेक्सिया और ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। ऑप्शन डी डिसलेक्सिया तो बहुत ही जनरल वर्ड है, ये तो सभी को पता ही होगा। बाकी आपका जो डिसकैलकुलिया है ये आपका बिलोंग करता है, अगर देखा जाए तो ये आपका बिलोंग करता है कैलकुलेशन से, जो आप कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिकल, थोड़ा सा वर्ड का इशू है यहाँ पर, तो ये बिलोंग करता है आपका ये वर्ड आ गया ना उसमें कैलकुल, तो आप उसे समझ जाइए कि ये एक तरीके से कैलकुलेशन से बेस्ड है, इसमें कैलकुलेशन करने में इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं डिस्फेसिया में, ठीक है। डिस्फेसिया जो है वो है आपका एक तरीके का भाषा को समझने में दिक्कत का आना, उसे हम डिस्फेसिया कहते हैं, ठीक है। तो ये एक पल के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो अभी आप क्वेश्चन स्किप मत कीजिए क्योंकि मैं आगे अभी इनके मीनिंग और बताऊँ, क्योंकि ये सवाल अपने आप में ही 4 क्वेश्चनों को बनाता है, ठीक है। तो डिस्फेसिया तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो ही गया। अब आते हैं हम डिस्पैरेक्सिया में। डिस्पैरेक्सिया भी आपका रॉन्ग है क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके जो जनरल बिहेवियर मिस्टेक्स होते हैं वो उन्हें पॉइंट आउट करता है। जैसे कि आप अगर उन्हें कहते हैं कि आप अपने शर्ट का बटन लगा लीजिए तो उन्हें बटन लगाने में भी दिक्कत होती है। आप कहेंगे कि उन्हें आप टाई पहन लीजिए, उनको टाई पहनने में दिक्कत आएगी। आप कहोगे कि उन्हें जूते का फीता बांधने में दिक्कत होगी। तो इस तरीके की जो कॉमन जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक नॉर्मल स्टूडेंट के अंदर होती है उसे हम डिस्पैरेक्सिया कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी जो आपका ऑप्शन डी है डिसलेक्सिया, जो कि एक बहुत कॉमन वर्ड है ना,
ठीक है, उसके ऊपर एक फ़िल्म भी आई थी, उसका नाम था तारे ज़मीं पर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम जो भी वर्ड को देखते हैं अपने सामने, तो वो वर्ड हमारे सामने टोटली, मतलब कहते हैं ना कि एक तरीके से वर्ड नाचने लगते हैं या समझ में नहीं आते हैं या वर्ड इधर उधर घूमने फिरने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वर्ड को जो लिखा हुआ है हम उसे समझने में हमें दिक्कत होती है, ठीक है। वो होती है आपकी डिसलेक्सिया, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट, आपका रॉन्ग रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डिसफेसिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। Which method lays stress on giving opportunities to learner to participate in a purposeful talk? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। Participate in a purposeful talk in the classroom and this promote learner to encounter real life situation। देखिए आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर आपका छुपा हुआ है। अगर आपने सीटेट इंग्लिश की थोड़ी सी भी पढ़ाई करी होगी तो ये बहुत जनरल क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा लेंदी बना दिया गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं एक बार कि कौन सी विधि शिक्षार्थियों को कक्षा में एक उद्देश्य बातचीत में भाग लेने के अवसर देने पर बल देती है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की स्थितियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है। तो आपके इसमें ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। आपका ऑप्शन बी है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन सी है आपका बाइलिंगुअल मेथड, ऑप्शन डी है आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड, ठीक है। अब आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसे क्वेश्चन नंबर के साथ पॉइंट आउट कर दीजिए, ठीक है। बाकी मैं तो बताऊंगा ही आपको, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। मतलब एक पर्पसफुल टॉक जिसमें जो भी लर्नर्स हैं हमारे वो रियल लाइफ सिचुएशन को काउंटर करते हैं। वो कैसे करते हैं? जाहिर सी बात है वो अपने वो आपस में बातचीत करेंगे या फिर वो डिबेट करेंगे या फिर वो किसी तरीके का भाषण वगैरह देंगे या किसी तरीके का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि जिसको करते समय वो नॉर्मली भी कुछ थोड़े बहुत मिस्टेक्स कर भी सकते हैं। वो बहुत जनरल टॉपिक्स होते हैं, जनरल टाइप की कन्वर्जेशन होते हैं, तो उस पर नॉर्मल मिस्टेक्स भी इग्नोर कर दी जाती है। तो इस टाइप से वो अपने जो रियल लाइफ में होने वाले इश्यूज होते हैं उन्हें वो काउंटर करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपने उस पर। तो इसे हम मैं आपको क्लियर बता दूं, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेटिव लर्निंग, सॉरी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसे हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं CLT, CLT के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। जो भी शॉर्ट फॉर्म पढ़े हुए हैं उससे कंफ्यूज ना हो, CLT कहते से, ठीक है। और जो आपका ऑप्शन बी है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें क्या होता है हम मदर टंग में ट्रांसलेशन से बात होती है। मतलब अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो हम क्या करते हैं उसको हिंदी में, उसका हिंदी में कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑप्शन बी का। अब आता है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल में हम दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स करके, है ना, कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है। तो वो भी आपका करेक्ट नहीं होगा। और जो आपका ऑप्शन डी है ऑडियो लिंगुअल, मतलब उसमें हम चीज़ों को सुन कर, है ना, अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो भी आपका करेक्ट मतलब रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आपका जो इसमें ऑप्शन ए है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और आपने ये काफ़ी बार पढ़ा भी होगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्कैनिंग इज मेंट फॉर फाइंडिंग आउट। मतलब स्कैनिंग
पता लगाने के लिए। ठीक है, अब आप समझ लीजिए, जो आप क्वेश्चन ही पढ़ लीजिए। ठीक है, स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग एक रियल लाइफ वर्ड है। ठीक है, रियल, हम अगर मान लीजिए स्कैनिंग से आप क्या समझते हैं? स्कैनिंग का मतलब हो गया आप किसी भी चीज़ को हूबहू निकालना, या उसमें से किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप मान लीजिए आप एक बुक लेकर के जाते हैं, कहते हैं कि मुझे ये बुक में से पर्टिकुलर ये पेज जो है, ये पेज नंबर है, उसको मुझे इसमें से मतलब उसका प्रिंट आउट चाहिए। तो मतलब आपने क्या किया, वो जो पूरी बुक है वो आपका मान लीजिए कंप्लीट एक टॉपिक है। ठीक है, और वो जो पेज है वो एक वर्ड है पर्टिकुलर। तो आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर टॉपिक में से एक पर्टिकुलर वर्ड को पिक किया। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग स्कैनिंग कहते हैं। एक और वर्ड टर्म होता है, उसका नाम होता है स्किमिंग। ठीक है, हालांकि उसको हम बाद में करेंगे, पहले हम स्कैनिंग को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन ए द ओपिनियन ऑफ ऑथर, ऑप्शन बी है आपका डिफ़िकल्ट वर्ड, ऑप्शन सी है अ स्पेसिफिक आइटम और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और डी है आपका सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि हम पर्टिकुलर टॉपिक में से एक पर्टिकुलर वर्ड को, उसमें का मीनिंग ये है कि आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आपने क्या किया, अ स्पेसिफिक आइटम और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक स्पेसिफिक आइटम और स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आपने उसमें से पिक किया। ठीक है, तो उसे ही हम स्कैनिंग कहेंगे। ठीक है, अब आती है बारी हमारी स्किमिंग की। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्किमिंग। ठीक है, इसमें लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है मुझे। स्किमिंग, ठीक है, तो स्किमिंग क्या करता है? स्किमिंग क्या करता है, जैसे कि आपने कोई भी स्टोरी या कोई भी पैराग्राफ या कोई भी आपने चीज़ पढ़ी। ठीक है, तो उसकी समरी को पढ़ के, ठीक है, उसकी समरी पर, मतलब उसमें सिर्फ समरी की बात होगी। जैसे आपने पूरी पूरी स्टोरी पढ़ी, वो 2 पेज की स्टोरी है, 2 पेज की स्टोरी को ना पढ़ करके आपने उसकी समरी को जो फाइंड आउट किया, उसे हम स्किमिंग कहेंगे। जैसे कभी कभार होता है कि आपके सामने एक पैराग्राफ रख दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पैराग्राफ को पढ़ करके आप इस पैराग्राफ का एक टाइटल आप सजेस्ट कीजिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने उस पैराग्राफ को पढ़ा। वैसा तो है नहीं कि आपने पैराग्राफ पढ़ा और आपने सेम टू सेम उसका एक टॉपिक, मतलब जो भी उसका हेडिंग है वो रख दिया आपने। तो आप क्या करोगे, आप पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे, उसके बाद आप समझोगे कि हाँ मैं इसे कैसे शॉर्ट कर सकता हूँ, फिर उसे आप समझ करके उसे आप शॉर्ट करेंगे, फिर शॉर्ट करके उसी के बेस पर आप एक उसका हेडिंग रख देंगे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्किमिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये अक्सर आता है, और काफ़ी आजकल क्या होता है कि जो सीटेट है वो पहले क्या होता था कि पहले 1-2 लाइन में क्वेश्चंस एंड हो जाते थे, बट आज की डेट में थोड़ा सा टीचर की मेंटल एबिलिटी को चैलेंज करने के लिए वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि उनके जो रियल क्वेश्चंस हैं वो उन्हें समझने में थोड़ा सा टिपिकल हो, उनके थोड़ा सा चैलेंजिंग हो। ठीक है, हालांकि उस पर हम नहीं ज़्यादा पॉइंट आउट करें, क्योंकि वो एक तरीके से हमारे टीचर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी वो एक बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। A teacher believes that development of language is a continuation of general cognitive development. देखिए, कंटिन्यूएशन ऑफ जर्नल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब होता है आपका संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो प्लीज़ हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज ना हो, आप लोगों के लिए ही मैंने हिंदी में क्वेश्चंस रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश पेडागोजी को सिर्फ इंग्लिश से रिलेट करके ही पढ़ाते हैं। हालांकि इंग्लिश पेडागोजी में साफ साफ वो खुद भी ये जानते हैं कि ये टॉपिक है कि किसी भी
लैंग्वेज को हम मदर टंग में करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं करते, वो इंग्लिश में ही रखते हैं, जिससे कि काफ़ी सारे जो हमारे हिंदी मीडियम दोस्त हैं या जो भी लोग हैं हमारे पढ़ने वाले, उन्हें दिक्कत होती है। ठीक है, तो मैं उनको कहूँगा कि वो प्लीज़ हिंदी में उस चीज़ को भी रखें ताकि और लोग भी समझ पाएँ। ठीक है, चलिए, तो संज्ञानात्मक विकास हो गया। शी फॉलोज द थियोटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ, तो इसका हिंदी में आप मीनिंग समझ लेते हैं क्वेश्चन का। एक शिक्षक का मानना है कि भाषा का विकास सामान्य संज्ञानात्मक विकास की निरंतरता है के डैश के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य का अनुसरण करती है। ठीक है, तो ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का है, ये प्रिंसिपल किसने दिया था? आपके ऑप्शन है जीन पियाजे, ऑप्शन बी एफ स्किनर। ठीक है, और देखिए इसमें एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना भूल गया, इसमें है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब आप समझ जाइए। ठीक है, आपने लॉस तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका है लेव वाइगोत्स्की, और ऑप्शन डी है आपका स्टीफन क्रैशन। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने लॉस अगर अच्छे से पढ़े होंगे वो समझ जाएंगे कि भाषा का विकास जो है वो सामान्य संज्ञानात्मक विकास की निरंतरता है। ठीक है, तो इस पे तो आंख बंद करके आप ऑप्शन ए पर टिक कर दीजिए। ठीक है, जीन पियाजे, क्योंकि इन्हीं का कहना था कि जो मतलब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उससे हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। ठीक है, ये इनका सिद्धांत था। ठीक है, और जस्ट इसके ठीक अपोजिट थे लेव वाइगोत्स्की। इनका कहना ये था कि आप पहले लैंग्वेज पर जाओ, उससे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, मतलब आपका संज्ञानात्मक विकास होगा। ठीक है, तो ये दो तो बहुत फेमस नेम्स हैं, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। तो आई होप आपको ये डाउट्स तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी जो आपके जो बी एफ स्किनर थे, बी एफ स्किनर का क्या था कि वो इमिटेशन से बात करते थे। ठीक है, तो वो भी आपका नहीं होगा। और जो आपके स्टीफन क्रैशन हैं वो हमेशा एक लेवल ऊपर की बात करते थे, मतलब आप जिस भी लेवल पर हो आप उससे ट्राई करो कि आप उससे एक लेवल और अबव जाएं। ठीक है, ये कहना था स्टीफन क्रैशन का। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका जीन पियाजे, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज फोकसेस ऑन। ठीक है, तो देखिए इसमें पॉइंट करने वाली चीज़ है, इसमें है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन ए लैंग्वेज यूज एज द मेन फोकस, ऑप्शन बी है आपका फॉर्म फोकस टीचिंग, ऑप्शन सी है आपका मीनिंग फोकस टीचिंग, और ऑप्शन डी है स्ट्रेंथनिंग द प्रोनाउंसिएशन वाइल लर्निंग। इसका तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप ज़रूर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा दिमाग घुमा देगा। ठीक है, और उसमें से लगभग 60% से अबव लोग जो है इस क्वेश्चन में गलती करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप समझते हैं हम अपने ऑप्शंस को। जो आपका ऑप्शन ए है वो ये कहना चाह रहा है लैंग्वेज यूज एज द मेन फोकस, मतलब अगर लैंग्वेज यूज, इसमें कहना ये है कि अगर आप किसी लैंग्वेज को सिखाते हो, मतलब किसी भी आप न्यू लैंग्वेज को सिखाते हो जो कि उसकी मदर टंग नहीं है, ठीक है, तो उसे आप उसी सेकेंडरी लैंग्वेज से ही सिखाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी को इंग्लिश सिखानी है तो आप उसे सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग करके आप उसे इंग्लिश सिखाएंगे। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई भाषा सीख पाएगा। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, आपका जो ऑप्शन बी है वो है फॉर्म फोकस टीचिंग। फॉर्म फोकस टीचिंग, इसमें यह रहता है कि हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें ग्रामर के रूल्स को फॉलो करते हुए
ठीक है। ग्रामर के रूल्स को फॉलो करते हुए उसकी मदर टंग में लैंग्वेज को सिखाते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, जैसे कि कोई, मान लीजिए आपके सामने कोई एक स्टूडेंट है और आपको बहुत अच्छी फ्रेंच आती है, उसको नहीं आती है, ठीक है, और वो आपका इंग्लिश में बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आप उससे स्टार्टिंग टू एंड आप उसे फ्रेंच से ही समझाएंगे या फ्रेंच में ही उससे बात करेंगे, तो मुझे नहीं लगता उसको कुछ भी समझ में आएगा, वो आपको छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, अपनी फ़ीस और वापस ले जाएगा आपसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अगर चीज़ों को बेटर बनाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, जिस भी लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल होगा आप उसे उसी की लैंग्वेज में सिखाएंगे, तभी सीखने वाला भी आपसे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा और तभी वो आपके साथ चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट दिखाएगा, ठीक है, और आपको 2-3 महीने की फीस भी एडवांस में देगा, ठीक है। तो फॉर्म फोकस्ड टीचिंग जो है वो आपका एक तरीके से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और तीसरा है आपका मीनिंग फोकस टीचिंग। मीनिंग फोकस टीचिंग से भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप कितना ही मीनिंग को फोकस करते हुए उसे लैंग्वेज सिखा पाएंगे, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब हो जाएगा ये, ठीक है। आपका जो ऑप्शन डी है इसमें स्ट्रेंथनिंग द प्रोनाउंसिएशन वाइल लर्निंग, देखिए ये कुछ पॉइंट्स तक तो ठीक है, लेकिन ये इस इन ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन ये नहीं है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, ज़्यादातर लोग ऑप्शन नंबर डी को लगाते हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी एग्ज़ाम्स में मैंने भी देखा है कि काफ़ी लोग इसमें ऑप्शन डी को ही कर रहे थे, बट ऑप्शन डी इसका नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इंडिया के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए अब मैं इंग्लिश को ही पिक कर लूँ तो इंग्लिश सभी की काफ़ी बेटर नहीं है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, मैं अगर उन्हें कहूँ कि आप एक काम मतलब मैं अगर उन्हें एक वर्ड दे दूँ, जैसे कि इनको दे दूँ मैं, मान लीजिए फिनोमिनल वर्ड दे दूँ मैं, तो वो उसको फिनोमिना पढ़ देंगे, है ना, या फिर जो भी उनको समझ में आएगा, जितना उनको अंडरस्टैंडिंग होगा वो उसी हिसाब से उसका जवाब देंगे। तो उससे क्या होगा कि उससे भी उनका प्रोनाउंसिएशन बेटर नहीं होने वाला, ठीक है, कोई मतलब नहीं है उससे भी। तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन डी भी। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, फॉर्म फोकस्ड टीचिंग, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। स्टोरी टेलिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लैंग्वेज टीचिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग स्टोरी टेलिंग, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं। भाषा शिक्षण में कहानी कहने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट है ये। कहानी कहने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो स्टोरी टेलिंग होती है वो भाषा सीखने में कितनी ज़्यादा कारगर होती है, ठीक है। और इससे जो हमारा जो क्लास का एटमॉस्फेयर होता है, उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किस टाइप की मतलब किस टाइप का एटमॉस्फेयर मतलब बनता है उनके लिए, ठीक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इट क्रिएट फन इन द क्लास, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लोग बच्चे इन्जॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि स्टोरी टेलिंग से काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव होती है, जैसे कि उनका इमेजिनेशन इम्प्रूव होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई फेरी टेल की है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का दिमाग कुछ हद तक उस जोन में चला जाता है और वो उस चीज़ को थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा सा जीने लगता है, फील करने लगता है, ठीक है। उसकी लिसनिंग की क्षमता बढ़ती है क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा होता है, तो वो बार बार चीज़ और मतलब उसे स्टोरी को सुनने में इंटरेस्ट दिखाता है, ठीक है, उसे इंजॉय करता है ना, ठीक है। इट क्रिएट लैंग्वेज एज अ होल,
इट क्रिएट लैंग्वेजेस एज अ होल। हाँ, ये भी एक करेक्ट पॉइंट है, इट क्रिएट लैंग्वेज एज अ होल, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब स्टोरी सुनते हो तो कहीं ना कहीं आप लैंग्वेज को भी सीख रहे होते हो, समझ रहे होते हो, है ना। क्योंकि आप पढ़ भी रहे होते हो तो थोड़ा बहुत आपको लिखना भी आता है तो आप लिख भी लेते हो, तो वो कहीं ना कहीं ये पूरे संपूर्ण तरीके से लैंग्वेज सीखने की भी एक अच्छी प्रक्रिया होती है। और आपका जो ऑप्शन सी है ना, इट डेवलप मोरल वैल्यूज़ अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। ठीक है, मोरल वैल्यूज़ भी आती है क्योंकि अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, तो कुछ कुछ मोरल वैल्यूज़ को भी इम्प्रूव करने वाली स्टोरीज होती हैं, तो ये भी आपका एक तरीके से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और ऑप्शन डी, इट इम्प्रूव्स स्टूडेंट्स वोकेबलरी। हाँ, वोकेबलरी भी, क्योंकि अगर आप किसी लैंग्वेज को बार बार पढ़ते हो, सीखते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी वो लैंग्वेज की पकड़ भी बोलने में या लिखने में या समझने में कहीं ना कहीं वो भी इम्प्रूव होती है। तो ऑप्शन डी भी कुछ हद तक सही है। बट इसमें जो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इट क्रिएट लैंग्वेज एज अ होल। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि हम जितने भी ये ऑप्शंस पढ़ते जा रहे हैं ए, सी और डी, ये कहीं ना कहीं हमारे एक पोर्शन को मतलब एक या दो पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि जो ऑप्शन बी है वो हमारे ओवरऑल चीज़ों को कवर कर रही है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ इसका जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अब अपने सेशन के लास्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर टीचिंग children of class 1 we should focus on oral language development. Which of the following classroom practice will enable learners to enhance oral language skill at class 1? ठीक है, इसका मीनिंग समझते हैं। कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक भाषा के विकास पर ध्यान देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास शिक्षार्थियों को कक्षा 1 में मौखिक भाषा कौशल बढ़ाने में सक्षम करेगा? ठीक है, मतलब ये बेसिकली पूछना चाह रहा है कि ये कौन कौन सी जो भी ऑप्शंस हैं उससे उसकी जो मौखिक भाषा की जो स्किल है वो कैसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से बेटर होगी। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है रोल प्ले, नाटक के थ्रू। ऑप्शन बी ग्रामर गेम्स, मतलब आपस में जो भी व्याकरण के रिगार्डिंग जो भी गेम्स हैं उन्हें खेल करके। ऑप्शन सी सिंगिंग राइम्स, मतलब कविताओं के थ्रू। ऑप्शन डी लर्निंग अल्फ़ाबेट्स, मतलब अल्फ़ाबेट्स को याद करके। ठीक है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें एक तरीके से स्टूडेंट के लिए ए और सी जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं एक हल्का सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि सिंगिंग राइम्स भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चा कहीं ना कहीं अपनी इन्वॉल्वमेंट अदर ऑप्शन से थोड़ी सी ज़्यादा देगा। ठीक है, और जो ऑप्शन ए है उसमें तो वो खुद उस चीज़ को मतलब रोल प्ले करेगा, मतलब उस चीज़ को खुद ही अनुभव करेगा, उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट देगा, बोलने से लेकर के एक्टिंग करने से लेकर के या फिर जो भी चीज़ें होंगी उसमें वो खुद एज आ कैरेक्टर प्ले करेगा उस स्टोरी में। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका है वो है रोल प्ले, क्योंकि जब तक कोई भी स्टूडेंट किसी भी टॉपिक में पूरे तरीके से इन्वॉल्व नहीं होगा उसकी कोई भी स्किल, चाहे वो मौखिक हो रिटिन हो, हालांकि यहाँ मौखिक की बात हो रही है तो मौखिक के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पूरे तरीके से आप उसमें इन्वॉल्वमेंट करके और आप चीज़ों को में से कहीं ना कहीं आप बेहतर सीख सकते हो। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए रोल प्ले, बाकी सारे ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। और हाँ, मैं थोड़ा सी माफ़ी मांगूंगा इस बात के लिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं हर 2 या 3 दिन में एक सेशन लेके आऊँगा, बट काफ़ी मुझे लेट हो गया क्योंकि मैं अदर चीज़ों में भी थोड़े से इस टाइम बिहार के भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ और भी सेशन चल रहे हैं, तो उसी वजह से। ठीक है,
ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जो भी सीटेट जुलाई में जो भी पार्टिसिपेट लेने वाले हैं उनके साथ में। और हाँ, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं किसी भी चीज़ों को क्वेश्चंस बनाने में, चीज़ों को एक्सप्लेन करने में या चीज़ों को करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और एफर्ट्स लगते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ की वैल्यू करते हुए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपके लिए और इंग्लिश पेडागोजी की और भी क्लासेस लेकर के आऊँ, ठीक है। और बेटर रीच के साथ और बेटर डिस्क्रिप्शन के साथ आऊँ, ठीक है। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको ये क्लास सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं कुछ दिनों के बाद, ठीक है। बाय, थैंक यू ऑल।